नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और इस खास शो में आप सबका स्वागत है। 1 अगस्त से शेयर बाजार में कामकाज करने का तरीका थोड़ा बदलने वाला है और ख़ास तौर से उन सभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो अब तक मार्जिन नहीं देने के आदी हैं या फिर जो आज शेयर खरीद कर कल बेचने में विश्वास रखते हैं या फिर जो डिलीवरी लेना या देने का काम, फंड्स लेने या देने का काम बाद में करते हैं। तो बहुत से नियम ऐसे बदलने वाले हैं जिसके चलते हुए आपको अपना ट्रेड करने का, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बदलना होगा। लेकिन इसको लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि ये नियम सख्त है। नियम क्या बदलने वाले हैं, क्यों बदलने वाले हैं, किस तरह से आपको ट्रेड करने पर असर पड़ेगा, ब्रोकर्स को किस तरह से बदलाव करने होंगे, क्या हमारे सिस्टम इस सब के लिए तैयार है, ये ढेर सारे सवाल हैं जो आपके जहन में हैं और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। 2 मेहमान हमारे साथ ऐसे हैं जो ये बताएंगे आपको कि आप जैसे क्लाइंट्स, आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें क्या सावधानियां रखनी है, आपके लिए क्या बदलने वाला है, क्या आपके लिए मुश्किलें होंगी। और ये बताने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के अजय मेनन साहब हैं और साथ ही आनंद राठी सिक्योरिटीज़ के रूप किशोर बूथड़ा। ये 2 मेहमान हैं जो आपको क्लाइंट्स की तरफ से आपको बताएंगे और साथ ही ब्रोकर्स को क्या समस्या है, ब्रोकर्स को क्या दिक्कत है, इनकी बात रखने के लिए एनमी के डायरेक्टर राजेश बायती साहब हैं और साथ ही बीएससी ब्रोकर्स फोरम के मेंबर आलोक चूड़ीवाला साहब हैं जो ये बताएंगे कि इन नियमों में किस तरह के बदलाव करने की ज़रूरत है। आधा घंटे की इस चर्चा में हम कोशिश ये करेंगे कुछ इस तरह का कंक्लूजन लिया जाए कि जिससे सेबी का जो इरादा है मार्केट्स को रेगुलेट करने का, ब्रोकर्स डिफ़ॉल्ट ना हो, क्लाइंट्स ओवर ट्रेड ना करें, कंट्रोल पूरा बना रहे, वो भी हो जाए, साथ ही मार्केट्स की लिक्विडिटी ना जाए और लोगों को जितना पैसा वो बाजार में लगा रहे हैं उसके सामने सही लिमिट्स मिल सकें, सही तरीके से ट्रेड कर सकें। तो आइए पहले मैं क्लाइंट्स के लिहाज से आपसे जानना चाहता हूं। अजय, सबसे पहले ये बताइए कि क्या कैश मार्केट में ट्रेड करने के लिए अब 1 अगस्त से मार्जिन देने होंगे, पहले के मुकाबले में ज़्यादा मार्जिन देने होंगे, क्या बदलने जा रहा है? पहले अगस्त से आज की तारीख में मार्जिन देना पड़ता है क्लाइंट को, बट वो ब्रोकर भी आज की तारीख में फंड कर सकता है क्लाइंट के लिए। 1 तारीख से ये बोला गया है कि एंड ऑफ द डे मार्जिन इन कैश मार्केट भी क्लाइंट को देना पड़ेगा। अगर वो मार्जिन नहीं है तो उनमें पेनल्टी भी लगेगा, जस्ट लाइक एफएनओ में आज की तारीख में है एंड ऑफ द डे मार्जिन के लिए। तो ये पहला चेंज है जो अगस्त 1 से इम्प्लीमेंट होता है फॉर कैश मार्केट। तो और इसमें अगर क्लाइंट डिलीवरी भी बाय सेल करेंगे उसमें भी मार्जिन लगेगा। दैट इज द फर्स्ट चेंज व्हिच इज कमिंग इनटू प्लेस। ओके, तो कैश मार्केट में अगर आप वायदा कारोबार की तरह ही मार्जिन्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, क्लाइंट वाइज करने पड़ेंगे। अब तक ये होता था कि ब्रोकर अपनी मार्जिन रख देता था एक्सचेंज में, उसके सामने उनको लिमिट्स मिल जाती थी, वो अपने क्लाइंट्स में लिमिट बांट देता था। लेकिन अब वायदा कारोबार की तरफ, वायदा कारोबार में क्लाइंट वाइज मार्जिन होता है, सेम ही होगा। तो बाहेती साहब, इसी पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जब वायदा कारोबार में है तो कैश मार्केट में क्या दिक्कत है, और वायदा कारोबार में सब क्लाइंट्स अपने अपने मार्जिन देते हैं, उनकी आदत पड़ चुकी है, तो कैश मार्केट में अगर यही नियम लागू किया जा रहा है तो ब्रोकर्स इतने परेशान क्यों हैं? सबसे पहले देखिए, वायदा कारोबार और कैश मार्केट ट्रेडिंग में खास मूल फर्क है। वायदा कारोबार लेवरेज ट्रेडिंग है और कैश कारोबार डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है जो हर दिन सेटल होता है। तो ये दोनों को हम एक प्लेन पे रख के कंपेयर करें कि इस पे मार्जिन लगता है तो उस पे क्यों नहीं लगना चाहिए, वो एक पहली गलती है। दूसरी बात ये हम बोल रहे हैं कि ब्रोकर तो मार्जिन दे ही रहा है एक्सचेंज को, तो ये कोई सिस्टमिक रिस्क हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं बोल के कि एक्सचेंज मार्जिन ना कलेक्ट करे। हम तो ये बोल रहे हैं कि ब्रोकर तो एक्सचेंज को मार्जिन भर रहा है, अपने पैसे से भर रहा है, और ये अगर फैसिलिटी वो क्लाइंट को देना चाहे, क्योंकि ये रोलिंग सेटलमेंट है, डेली सेटलमेंट है, और दिन के एंड में क्लाइंट या तो डिलीवरी ले लेगा या दे देगा, और ब्रोकर इसको अगर दिन भर के लिए फंड कर देता है और अपने क्लाइंट से बिजनेस अपने तरीके से करता है, तो इसमें सेबी को आम तौर से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम ये बात कभी नहीं बोल रहे हैं कि क्लाइंट के पैसे और क्लाइंट के शेयर्स को ब्रोकर यूज करे। हम तो ये बात बोल रहे हैं, अगर ब्रोकर का पैसा और ब्रोकर के शेयर को अगर वो पहले से ही एनएसई या बीएसई में रख के क्लाइंट को ये फैसिलिटी देना चाहता है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
ये बात तो ठीक है और ऑन द फेस ऑफ इट ठीक भी लग रही है कि अगर एक्सचेंजेस को और सेबी को मार्जिन से मतलब है और ब्रोकर्स अगर मार्जिन दे रहे हैं तो फिर दिक्कत नहीं है और ब्रोकर्स भी अपना मार्जिन दे रहे हैं न कि क्लाइंट से लेकर। तो आलोक चूड़ीवाला साहब, फिर इसमें समस्या क्या है? क्या कुछ ऐसे हाल ही में जो केसेस हुए हैं कि कई सारे ब्रोकर्स डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, कुछ समस्याएं आई, बड़े ब्रोकर्स भी हुए हैं, छोटे ब्रोकर्स भी हुए हैं, क्या उनको लेकर सेबी को डर है, एक्सचेंजेस को डर है कि मार्जिन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और मजबूत करना चाहिए? ये प्रॉब्लम पैदा कहाँ से हुई है? देखिए, इस प्रॉब्लम का मूल क्या है इसका सोर्स, ये अभी तक हमें समझ में नहीं आया है और असमंजस में है। जहां तक आप बड़े ब्रोकर की डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, छोटे ब्रोकर की डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, हाँ ऐसे केसेस हुए हैं, पर अगर हाईवे है, गाड़ियां चलेगी, रफ्तार से चलेगी तो जरूर इसमें कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंट्स होंगे। पर इसका एक तरीका तो ये होता है कि आप कह दें कि भाई हाईवे पे गाड़ियां चले ही ना, तो बिल्कुल एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा, या आप फिर उस पे गतिरोधक लगा दें कि उससे पूरी मोशन जो है वो एकदम स्लो हो जाएगा। तो कहने का मतलब कुछ एक्सेप्शंस को मद्देनजर रखते हुए पूरे व्यवसाय पे एक गतिरोधक लगा देना, या अगर कोई बाइक चलाता है, टू व्हीलर चलाता है, उसके ऊपर हेलमेट का रूल है, पर अब वो रूल फोर व्हीलर पे भी आ गया है। आप समझ लीजिए कि अगर कोई फोर व्हीलर में जा रहा है, उसके ऑक्यूपेंट्स को भी हेलमेट पहनना है, ऐसा ये रूल है कि कैश मार्केट में आप अपफ्रंट मार्जिन दो। जैसे भाईती जी ने बड़ा उम्दा बताया कि हाँ, मार्जिन देने से हम नहीं कतरा रहे, हम केवल यह सुविधा और ये सेवा क्लाइंट्स को प्रदान करना चाहते हैं कि हम हमारा पैसा, हमारे शेयर यदि अगर 1 या 2 दिन रोकते हैं उस मार्जिन के लिए जो कि क्लाइंट को देना है, तो इसमें किसी को किस तरह की भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रूप किशोर भूतरा हमारे साथ हैं। आप ये बताएं कि अगर समझिए मैंने आज एक शेयर खरीदा है कोई कैश मार्केट का, ठीक है, और अगर मैं वो कल बेचना चाहता हूं तो क्या मुझे आज और कल दोनों दिन डबल मार्जिन देना होगा? रूप जी ये बताएं, आपका क्या असेसमेंट है, आपका क्या कैलकुलेशन है? क्या आज खरीद कर कल बेचना है मुझे तो 2 बार मार्जिन देना होगा? नमस्ते अनिल जी, अभी तक के हिसाब से जो क्लैरिटी मिली है एक्सचेंज से, एफएक्यू जो आए हैं उसके हिसाब से आज यदि कोई क्लाइंट शेयर्स अपना परचेज करता है तो उस पर उसको मार्जिन का पेमेंट करना है। सेकंड है, यदि वो शेयर सेल कर लेता है तो वापस उस पर मार्जिन का पेमेंट करना है, क्योंकि क्लाइंट के पास में शेयर्स उस दिन अवेलेबल नहीं है तो अर्ली पेन नहीं हो सकता। अर्ली पेन के साथ एक्सचेंज ने फैसिलिटी दी है कि उन शेयर पे सेल पे मार्जिन खत्म हो सकता है, लेकिन इस केस में चूंकि उसके पास शेयर्स नहीं है तो उसको डबल मार्जिन का पेमेंट करना पड़ेगा। जबकि रियल वे में ये सौदा स्क्वायर अप का सौदा है। आज का करंट जो सिस्टम चल रहा है उसमें इवन F&O में यदि एक क्लाइंट यदि एक दिन बाई करता है और दूसरे दिन यदि सेल करता है तो वो स्क्वायर अप होकर उसका मार्जिन नील हो जाता है, पर कैश मार्केट में इसका रिवर्स चीज हो रहा है कि जिसमें उसको डबल मार्जिन का पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, तो राजेश जी, फिर ये तो इस तरह से तो क्या जो BTST ट्रेड्स हैं या जो लोग 1-2 दिनों के लिए ट्रेड करते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगी? क्या उनके वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे, ऐसा समझना ठीक है? और क्या इस रूल से कैश मार्केट में जो वॉल्यूम्स होते हैं उन पर भारी असर पड़ेगा? मेरे ख्याल से तो बहुत भारी असर पड़ेगा। सिर्फ भारी असर नहीं पड़ेगा, और यही नहीं, बहुत सारे निवेशक फिर F&O और ऑप्शंस ट्रेडिंग में कैश मार्केट छोड़ के वहां चले जाएंगे। अब किसी को ये समझना है कि ये क्लाइंटों को हम कैश मार्केट से भगा के F&O की तरफ ले जाएं या कैश मार्केट को एनकरेज करें। और आज तक जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री के रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं एलाइट को लेके या और दूसरे ब्रोकरों को लेके, उसका मूल प्रॉब्लम क्या था? फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ब्रोकर ने अपनी ट्रेडिंग की क्लाइंट के शेयर यूज करके, और वो घाटे को पूरा करने में क्लाइंट के शेयर्स को अटका दिया। ये कभी आज तक प्रॉब्लम नहीं आई है कि अगर ब्रोकर ने अपनी मार्जिन दी है और क्लाइंट को कोई फैसिलिटी दी है तो एक्सचेंज या सेबी पे कोई बहुत बड़ा स्कैंडल फूटा हो। एक बार मैं भाईती साहब आपके पास फिर से आऊँगा, लेकिन हाँ, चूड़ीवाला साहब, जो आप बात कह रहे थे कि अगर ब्रोकर मार्जिन दे रहा है और ब्रोकर पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, तो क्या आपके हिसाब से ब्रोकर को ये आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपने जजमेंट पर, अपने दिमाग से, अपनी क्लाइंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसके बेसिस पर वो एक्सचेंज से एक साथ बल्क में लिमिट ले लें?
और वो लिमिट उसे किस किस क्लाइंट को कितनी बांटनी है, ये आज़ादी, ये ज्यूरिसडिक्शन, ये जजमेंट की फैसिलिटी क्या ब्रोकर को देनी चाहिए? क्या यही मांगे बीएसई ब्रोकर फोरम की? बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया आपने, क्योंकि देखिए आज एक स्टॉक ब्रोकर जो है एक प्रोफेशनल है और बड़ी सूझबूझ से काम करता है। उसके खुद के पैसे की कदर उसे बहुत होती है और वो ये कतई नहीं चाहेगा कि कोई क्लाइंट, वो ऐसे क्लाइंट को एंटरटेन करे जिससे उसके पैसे को हानि हो। जहां तक, और हम ये भी मानते हैं क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं कि जो सिस्टम है उसकी इंटेग्रिटी कहीं पे भी क्षतिग्रस्त न हो। और पिछले 25-30 वर्षों से जो सिस्टम चला आ रहा है, बिना प्रॉब्लम के चला आ रहा है, बिना कोई एक्सीडेंट के चला आ रहा है, तो उसमें इतना बड़ा बदलाव और वो भी कैश मार्केट में क्यों लाया जा रहा है, ये समझने में हमें बड़ी दिक्कत हो रही है कि ऐसा कौन सा वाकया हो गया। अगर वो रेगुलेटर ये मानता हो कि पैसे और शेयर ब्रोकर के पास नहीं रहने चाहिए, तो इसमें तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ब्रोकर के पास क्लाइंट के शेयर भी पहले आ रहे हैं और ब्रोकर के पास क्लाइंट के पैसे भी पहले आ रहे हैं, और यदि अगर वो उसका मिसयूज करना चाहे तो इससे तो ज्यादा मौका मिलेगा ब्रोकर को मिसयूज करने का। दूसरी बात, ब्रोकर का तो वर्किंग कैपिटल इस रूल के आने से कहीं ना कहीं कम होगा, न कि बढ़ेगा। पर क्योंकि हम क्लाइंट को एक फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं, एक व्यवसाय में हैं, सूझबूझ रखते हैं, और देखिए ब्रोकर कम्युनिटी कभी भी किसी भी बदलाव को एम्ब्रेस करने में सबसे अव्वल रही है। आप देखेंगे इतना बड़ा पैंडेमिक आया, इतनी बड़ी महामारी आई, पर देश का कारोबार रुका क्या? और क्यों नहीं रुका? क्योंकि टेक्नोलॉजी, बेस्ट सिस्टम्स और मार्केट इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने का ध्येय दोनों एसोसिएशंस का है। एब्सोल्युटली। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ब्रोकर्स को ये जजमेंट दिया जाना चाहिए कि ब्रोकर्स अपने हिसाब से ये पूरा तय कर सके कि वो किन के साथ, किन क्लाइंट्स के साथ किस तरह की लिमिट देना चाहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं अजय जी आपसे जानना चाहता हूँ। एक बड़ा पॉपुलर तरीका है कैश मार्केट में ट्रेड करने का, जो ज़्यादातर सारे बड़े ब्रोकर्स देते हैं, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी, MTF। किस तरह से मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी में काम करने वाले क्लाइंट्स के लिए बदलाव होंगे और उनके लिए किस तरह से ज़्यादा मार्जिन देने की ज़रूरत होगी, या फिर मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी इस्तेमाल करने में ब्रोकर्स और क्लाइंट्स को किस तरह की दिक्कतें आएंगी, ये ज़रा बताएं आप मुझे। ये जो मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी है, इसमें तो आज की तारीख में भी मार्जिन रिपोर्टिंग एक्सचेंज को होता ही है और क्लाइंट को मार्जिन देना पड़ता है। दैट इज द रूल विच इज सेट। उसमें बदलाव नहीं आने वाला है इसमें, इस चेंज के कारण। बट इस पोजीशन को जो MTF का है, अभी नया सिस्टम जो चालू होने वाला है प्लेज अनप्लेज का, तो उसमें प्रॉब्लम आने वाला है कि शेयर प्लेज कैसे करें। कि MTF में शेयर खरीद के जो ब्रोकर के पास माल पड़ा है, वो माल क्लाइंट के DP अकाउंट में जाके फिर वापस प्लेज होना है, तो वो प्रोसीजर में चेंजेस आने वाले हैं विच कैन हैव अ प्रॉब्लम। वही हमारी कोशिश है। पर MTF में कोई चेंज इस अगस्त 1 डेडलाइन से कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका तो रिपोर्टिंग आज की तारीख में भी हो रहा है एक्सचेंज को। ये आने वाला। अच्छा, ये प्लेज और अनप्लेज से किस तरह से कॉस्ट बढ़ेगी ब्रोकर्स की और क्लाइंट्स की, उस पर मैं रूपकिशोर बुद्रा के पास आऊँगा। उससे पहले भायती साहब एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। सर देखिए, समझिए मेरे पास में ना 100 रिलायंस हैं, ठीक है। मुझे वो रिलायंस की डिलीवरी बेचनी है और उसके सामने मुझे 100 TCS खरीदने हैं, लगभग बराबर के भाव के। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप ब्रोकर हैं, मैं आपको बोलूँ भाई मेरे 100 रिलायंस बेच दो, मैं आज आपको शाम को डिलीवरी दे दूंगा जैसे ही बिकेंगे, और मुझे तुरंत प्रभाव से आज या कल मुझे सामने आप है ना 100 TCS खरीदने दो। तो क्या इसमें मुझे दोनों तरफ मार्जिन देने पड़ेंगे? ये मैं जो सोच रहा हूँ सही है क्या? ये आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि आपने अगर रिलायंस को बेचा और TCS लिया तो आपको मार्जिन देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने शाम को पे इन कर दिया तो उस पे मार्जिन, TCS की मार्जिन रिलायंस के सेल से कवर हो जाएगी कुछ हद तक। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम जब आएगी जब आप बोलते हैं मुझे रिलायंस बेचना तो है, लेकिन जरूरी नहीं अभी के भाव में बेचना है, 20 रुपए ऊपर डाल के रख दो और बिकेगा तो मैं TCS लूंगा। अब उस केस में मैं बोलूंगा आपका रिलायंस बिके या नहीं बिके, आप पहले रिलायंस मुझे ट्रांसफर कर दो। हो सकता है आज बिके, हो सकता है कल बिके, हो सकता है 20 दिन तक ना बिके। तो जो ट्रेडर्स जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग करते हैं वो लिमिट ऑर्डर्स डालते हैं।
वो बोलते हैं मेरा भाव आएगा तो ये बेच देना और दूसरी चीज लूंगा। तो वो भाव आने तक अगर मैं सारे शेयर लेके रखूं तो उसमें बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। अगर भाव नहीं आए तो वो वापस से शेयर लौटाओ। तो आना जाना ये सब चलता रहेगा और इसमें कॉस्ट लगती है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें तो CDSL और NSDL का काम बढ़ जाएगा और उनके चार्जेस बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बात और इसमें है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ चूड़ीवाला साहब। समझिए, देखिए, आदमी शेयर दो वजह से बेचता है। या तो उसको लगता है कि भाव ऐसा है कि अब मुझे बेच के निकल जाना चाहिए, वो तो उसका मार्केट पर स्टॉक पे व्यू है। दूसरा, आमतौर पर जो आदमी शेयर इसलिए बेचता है कि उसे पैसे की ज़रूरत है, राइट, मुझे पैसे चाहिए किसी काम के लिए, और वो पैसे के हिसाब से मैं अपने शेयर बेच के अपनी लिक्विडिटी कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जब पैसे की ज़रूरत है, पहली चीज़ तो एक अलग हो गई कि मेरा मार्केट पे या स्टॉक पे व्यू खराब है इसलिए मैं बेच रहा हूँ। लेकिन जब मुझे पैसे की ज़रूरत है, समझिए मुझे किसी काम के लिए पैसे चाहिए, तो वो शेयर बेचने के लिए मैं पहले आपको पैसे दूँ और उसके बाद मुझे पैसे मिलेंगे। अगर मेरे पास पैसे हैं, पैसे होते तो फिर दिक्कत ही क्या है? तो क्या ये छोटे इन्वेस्टर्स को दिक्कत आने वाली है जो पैसों की ज़रूरत के लिए शेयर बेचते हैं? उन्हें पहले मार्जिन देना पड़ेगा, पहले और पैसे लाओ, उसके बाद ही शेयर बेचो आप। या तो पहले पैसे लाओ या तुरंत शेयर ब्रोकर के यहाँ जमा करो। और जैसे भाईती जी ने कहा कि अगर उनके भाव से शेयर नहीं बिका किसी कारण से और ब्रोकर ने अर्ली पे पहले वाले दिन के सेटलमेंट में कर दी, तो वो शेयर केवल 2 दिन के बाद फ्री होगा। अगले 2 दिन तक वो शेयर ब्रोकर रिटर्न नहीं कर पाएगा ग्राहक को। तो ये ऐसी काफी अड़चने आएंगी। और आप ये देखिए कि इसमें अगर कोई छोटा निवेशक महज 50,000 के भी शेयर बेचने आएगा तो उसे मिनिमम 10,000 रुपया मार्जिन मेज पे रखना पड़ेगा। तो रेगुलेटर ने कहीं भी किसी छोटे निवेशक को इसमें एग्जेम्प्ट किया ही नहीं है। भले आप 1 रुपए का शेयर खरीदो या 5 करोड़ के शेयर खरीदो या बेचो, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा बनता है कि छोटे निवेशक जो हैं उन या लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक का मार्जिन अगर एग्जेम्प्ट हो सके तो वो भी एक कंसिडरेशन की बात आती है। ठीक बात है। अच्छा, बुधरा साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये मुझे बताइए कि प्लेज और अनप्लेज वाला मामला क्या है? किस तरह से प्लेजिंग अनप्लेजिंग होगी और इस तरह ये करने से कॉस्ट किसकी बढ़ेगी? ब्रोकर्स की बढ़ेगी, क्लाइंट्स की बढ़ेगी, या दोनों की बढ़ेगी? और वो कैसे बढ़ेगी, ये समझाइए जरा। अनिल जी, जैसा भाईती जी ने बोला और चूड़ीवाला जी ने बोला, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक थोड़ा सा डिफरेंट व्यू देना चाह रहा हूँ। सेबी जो मार्जिन लाया कैश मार्केट में, उसमें 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी मार्जिन का सिस्टम क्लाइंट लेवल पर आता है तो नेचुरली आइडिया है रिस्क को कंट्रोल करने का, राइट। इसमें ऐसा है कि आज की तारीख में टोटल अपना एक्सचेंज पे जो कैश मार्केट में काम हो रहा है वो टोटल टर्नओवर का हार्डली 5 से 7% काम है, टोटल टर्नओवर का। दूसरी साइड टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो कैश मार्केट में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से ज़्यादा है टोटल मार्केट के डेरिवेटिव के कंपैरिजन में करूँ तो, राइट। तो डेरिवेटिव में एक साइड है कि वो पोजीशन कंटिन्यू बेसिस पे कैरी होती है, सब कुछ होता है, तो वहाँ पे रिस्क का कंपोनेंट बहुत हाई है एज कम्पेयर टू कैश मार्केट में। क्योंकि पहला तो पोजीशन जो टोटल होती है वो ऑलमोस्ट, मतलब जैसा मैंने बताया, हार्डली 5 से 7% तो टोटल टर्नओवर है, और आउट ऑफ दैट ऑल्सो क्लाइंटों में यदि स्प्रेड हो जाता है तो चूंकि कंसेंट्रेशन नहीं है, 10 टाइम्स से प्लस क्लाइंट है, और उन सब क्लाइंटों में कंपैरेटिवली एजुकेशन लेवल बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं है। डेरिवेटिव में जो कस्टमर सौदा करता है, चूंकि डेरिवेटिव की साइड आपको ध्यान हो तो एक्सचेंज ने पास्ट में इंक्रीज कर दी थी, और इंक्रीज करने के पीछे मेन कारण वही था कि जो कस्टमर की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा हो और जो कस्टमर इसमें ज़्यादा मार्जिन जिनके पास में है वो काम कर सके, उनके लिए ठीक है। यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि स्मॉल इन्वेस्टर है, जैसा चूड़ीवाला जी ने बोला कि तो एक मार्जिन का लेवल फिक्स कर दिया जाए, एक लिमिटेड, और वहां तक में कोई भी तरीके का मार्जिन क्लाइंट से कंपल्सरी कलेक्ट नहीं किया जाए, तो बहुत सारे कस्टमर इस कंप्लेंट से बच जाएंगे, प्लस प्लेज चार्जेस से बच जाएंगे। आज एक कस्टमर को छोटा सा यदि 10,000 रुपए का माल लेना है तो उसके लिए भी पहले उसको ये इंश्योर करना है कि उसको कोई ना कोई शेयर अपना या तो प्लेज करना पड़ेगा या कैश में मार्जिन देना पड़ेगा। तो वो चीजों में एक साइड में प्लेज करना, प्लेज का प्रोसेस में ऐसा है कि क्लाइंट के एंड से मैसेज जा सकता है, क्लाइंट के एंड से उसको प्लेज करने का ऑनलाइन कर सकता है क्लाइंट, CDSL सिस्टम के थ्रू कर सकता है मैनुअल रिक्वेस्ट देके, और ब्रोकर भी एक रिक्वेस्ट रेज कर सकता है। लेकिन ब्रोकर को रिक्वेस्ट, क्लाइंट की प्लेज रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए ब्रोकर के पास POA होना कंपलसरी है। तो POA पहले क्लाइंट से कलेक्ट की जाए, उस POA पे यदि क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, उस क्लाइंट को कंपलसरी उस रिक्वेस्ट को OTP के थ्रू एक्सेप्ट करना है। चूंकि ये OTP का सिस्टम है और इसकी टाइम की लिमिटेशन होती है,
तो क्लाइंट को वो एक्सेप्ट करना, तो ये सब लिमिटेशन इस प्लेज वाले सिस्टम में आएगी, इवन छोटे निवेशकों के लिए जिनको कंपैरेटिवली नॉलेज लेवल कम है रिलेटेड टू ऑल दिस प्रोसेस। ठीक बात। तो यानी कि ऑपरेशनल परेशानियां भी बढ़ेगी और साथ ही आपकी कॉस्ट भी प्लेज और रिप्लेज करने की है। अब हम शो का समापन कर रहे हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से जानना ये चाहता हूं कि आपकी मांग क्या है सेबी से, आप क्या चाहते हैं? अजय मेनन साहब बताइए। तो हमारा यही मांग है कि अभी ये लॉकडाउन सिचुएशन है, ब्रोकिंग ऑर्गेनाइजेशन 5 एम्प्लॉइज के साथ काम कर रहे हैं और ये सब सिस्टम अभी जो इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, इसमें काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। प्लेज अनप्लेज, मार्जिन कलेक्ट करो, पेनल्टी लगेगा। तो हमारा यही कहना है कि इसमें थोड़ा टाइम रखिए, लेट अस हैव अ डिस्कशन कि इसमें बेस्ट तरीका क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर को इम्पैक्ट ना हो, एट द सेम टाइम स्मूथली इम्प्लीमेंट हो। ओके, तो टाइम दीजिए एंड वी कम टू अ कॉमन ठीक है। ग्राउंड एंड फिर अपने इम्प्लीमेंट करें। दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। एंड देन मिनिमम, जैसा चुरीवाला साहब ने बोला और गुप्ता जी ने बोला कि मिनिमम थोड़े क्लाइंट्स को जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको कैसे एग्जाम कर सकते हैं ताकि द बिगर पॉपुलेशन इज नॉट इम्पैक्टेड इज मार्जिन दैट इज आवर मेन रिक्वायरमेंट व्हिच वी आर ठीक लुकिंग बात एट। है। जी जी जी, माहिती साहब आप क्या चाहते हैं ब्रोकर्स के बिहाफ पे सेबी से? तो सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगा सेबी से या और लोगों से। दुनिया की सबसे बड़ी और तेज गिरावट हमने मार्च में देखी, जबकि इंडेक्स जी। और ऑलमोस्ट आधा हो गया 20 दिन के काम पे। कितने डिफॉल्ट हुए? 0। कैश मार्केट में क्या डिफॉल्ट हुआ? 0। कितनों को प्रॉब्लम हुई? 0। कितने कंप्लेंट्स गए कि ब्रोकरों ने XYZ कर लिया या ये वो कर लिया? आई डोंट नो, बट द फैक्ट इज कि ये काम स्मूथली चला। अब मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज करना चाहता हूँ कि कोई चीज टूटी भी नहीं है, उसको हम तोड़ के फेविकॉल क्यों लगा रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, छोटे निवेशकों को हम इसके चंगुल में क्यों फांस रहे हैं? क्योंकि 2-4 लाख रुपए के शेयर अगर वो लेते बेचते हैं, रोज 30,000 मार्जिन दो, 40,000। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि 3,000 और शेयर है हमारे यहाँ और 3 करोड़ क्लाइंट है। हर शेयर का मार्जिन लेवल अलग है। ऐसा भी नहीं है कि आप एक 10% फिक्स मार्जिन ले लो अपफ्रंट और आपने वो काम कर लिया, बाकी एंड ऑफ द डे ब्रोकर अपना मार्जिन तो वैसे भी भर रहा है। हर शेयर के लिए, हर स्क्रिप्ट के लिए अलग लेवल ऑफ मार्जिन है। 3,000 डिफरेंट लेवल्स ऑफ मार्जिन, 3 करोड़ क्लाइंट, कैसे मैनेज होगा आप सोचिए। अच्छा माहिती साहब आपने कहा, लेकिन हाल ही में देखिए बड़े ब्रोकर्स के जी बड़े ब्रोकर्स के डिफॉल्ट का मामला भी आया, जैसे कारवी डिफॉल्ट हुआ है। कहीं न कहीं अगर सेबी ने भी इस तरह का मन बनाया तो उसके पीछे कारण तो होंगे। हो सकता है आप और, अच्छा मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको तो पता होगा क्योंकि आप ब्रोकर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने डिफॉल्ट हुए, नहीं अगर नहीं हुए और फिर बनाए तो मामला वाकई में चिंताजनक है। लेकिन कुछ ब्रोकर्स के डिफॉल्ट होने की खबरें तो हमने आलोक जी सुनी है और शायद हो सकता है इस ऐसे निर्णय के पीछे सेबी की सोच ये रही हो कि जो ब्रोकर्स डिफॉल्ट हुए हैं और जिनके क्लाइंट्स में आज भी देखिए कारवी में हज़ारों लाखों लोग इन्वेस्टर्स के पैसे अटके पड़े हैं, तो ऐसे में अगर सेबी नियम टाइट कर रही तो क्या गलत कर रही है आलोक जी? और अगर उसके बावजूद आप चाहते हैं कि इसे फिर से पुनर्विचार किया जाए तो किन बिंदुओं पर क्या चीज आप चाहते हैं सेबी से, ये बताएं। देखिए, कारवी लाइक एपिसोड कैसे रोका जा सकता है? अगर किसी ब्रोकर को गड़बड़ करनी ही हो तो आज तो नए सिस्टम में आप ये कह रहे हो कि क्लाइंट शेयर भी पहले दे दे दलाल को और पैसे भी ट्रेड के पहले दे दे। तो अगर किसी को पैसे लेके चंपत होना है तो आप ब्रोकर को और अवसर दे रहे हो, तो इससे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी मेरे जहन में नहीं आ रहा। और जहां तक मांगों की बात की, 2 बिंदु रखना चाहूंगा। एक तो कि जो पावर ऑफ अटर्नी का सिस्टम जो डिसकंटिन्यू किया है उसे जारी रखा जाए एटलीस्ट महीने 2 महीने तक, जब तक ये नया सिस्टम स्टेबलाइज नहीं हो जाता। आज के दिन में ये सिस्टम जो प्लेज रिप्लेज वाला है वो टेस्टिंग स्टेज में है। बहुत कम ब्रोकरों ने शायद ही इसे देखा होगा। और दूसरी बात, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, नया सिस्टम है, उसे महीने 2 महीने जब तक ये नई प्रणाली स्टेबल नहीं हो जाती पैरेलली चलाया जाए। इससे मार्केट में डिसरप्शन कम से कम होगा, इन्वेस्टर को दिक्कत कम से कम होगी और व्यवसाय अपनी गति से चलेगा। ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। जैसा अजय जी भी कह रहे थे कि समय दिया जाना चाहिए। रूप जी आपकी क्या राय है, क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है, सेबी को क्या करना चाहिए?
जैसा सेबी का हमेशा एक ऑब्जेक्ट रहा है कि डिलीवरी का वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल का पार्टिसिपेशन आए, तो उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ वही है कि कम से कम कंप्लायंस रिलेटेड प्रॉब्लम निवेशकों को हो। और उसके लिए जैसे मैंने पहला चीज़ तो ये बोला था कि यस, यदि अपने एक पर्टिकुलर लेवल तक का मार्जिन नक्की कर ले कि वहाँ तक मार्जिन यदि चार्ज नहीं हो फ्रॉम द एंड क्लाइंट, ब्रोकर मार्जिन एनीवे दे ही रहा है। और दूसरी साइड जैसा मैंने ये आलोक जी ने राइटली हाईलाइट किया, आज की तारीख में अधिकतर सिस्टम रेडी नहीं है क्योंकि ब्रोकर को टेस्टिंग करने का पूरा मौका नहीं मिला है। तो यदि ये टाइम के साथ में इम्प्लीमेंट किया जाए तो दो फायदे होंगे, चीज़ें आराम से सोची भी जा सकेगी और एट द सेम टाइम सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, तो उससे ये चीज़ें समाधान इन चीज़ों का हो सकता है। ठीक बात है, पहले तो समय दिया जाए। अच्छा राजेश जी, चूंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और कई बार है ना, हमें वो कॉन्स्पिरेसी वाली जो चीज़ें होती है उस पर भी हमें बात करने में बड़ा मज़ा आता है। तो शो ख़त्म करूँ उसके पहले एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ जो काफ़ी ब्रोकिंग कम्युनिटी में बड़ी हल्की दबी जबान से बातें चल रही है कि ये तो कुछ ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है या उनको फ़ायदा होगा, बाकी जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं उनको नुकसान होगा। इन बातों में कितनी सच्चाई है, जरा सर ये बताएं। नहीं, मुझे नहीं लगता इन बातों में कोई सच्चाई है, क्योंकि आज जो ऑनलाइन ब्रोकर्स अमेनिटीज दे रहे हैं क्लाइंट्स को, वो इंट्राडे फंडिंग कर रहे हैं क्लाइंट्स को, इसी कारण कर रहे हैं क्योंकि उनके पास आरएमएस कंट्रोल्स और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ज़्यादा बेहतर हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप टके सेर भाजी और टके सेर खाजा कर दोगे तो फिर कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बचेगा ही नहीं, खाली प्राइस वॉर छिड़ जाएगी इंडस्ट्री में और ये सबको नुकसान करेगा। क्योंकि अगर मैं एक्सचेंज को 1 रुपया मार्जिन दे रहा हूँ, पीछे से क्लाइंट से 1 ही रुपया लेना है और सबके लिए वो 1 रुपया है, तो फिर क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहेगा? कोई भी ब्रोकर। ठीक बात है, बिल्कुल सही। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं, क्लाइंट्स की जो समस्याएं हैं, इस शो के माध्यम से हम सेबी तक पहुंचाएंगे और एक फाइनल डिसीजन जो भी मार्जिन लागू करने का हो उससे पहले दो खास बातें। एक ये कि किसी भी तरह से कैश मार्केट में डिलीवरी वॉल्यूम कम ना हो, इन्वेस्टर्स का रुझान कम ना हो, वो ज़रूरी है। और दूसरी बात यह कि अगर नए नियम लागू करने ही हैं तो उसके लिए पूरा समय दिया जाए, ब्रोकर्स और क्लाइंट्स को तैयार होने दिया जाए, साथ ही ये इंश्योर किया जाए कि कहीं उनके डिपॉजिटरी चार्जेस, प्लेज, रीप्लेज, शेयर बार बार देने लेने के वो चार्जेस ना बढ़ें। और सबसे बड़ी बात, अगर एडवांस में पैसे देने हैं शेयर खरीदने के पहले या एडवांस में शेयर देने हैं बेचने के पहले, तो कहीं उसे फिर से ब्रोकर्स मिसयूज ना करें, ये भी देखना और समझना जरूरी होगा। तो ढेर सारे मुद्दे हैं और इसीलिए हमने ये विशेष चर्चा आप सब दिग्गजों के साथ की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय इस मुद्दे पर देने के लिए। उम्मीद करते हैं इस मुद्दे पर और ब्रोकर्स और सेबी के बीच में बातचीत होगी और बातचीत करने से ही बात और बनेगी। नमस्कार।